जो ये बोलता रहता है ना, प्यारालाल बीजेपी में जाएगा, तो इसने चेयरमैन के लिए भी वोट बीजेपी को किया है। अच्छा, हाँ, शेख सफुल्लाह का वोट जो डीडीसी चेयरपर्सन का वोट है वो बीजेपी को गया। बीजेपी को गया। मैं चैलेंज करता हूं, निकाले ना, मैं बोलता हूं निकालें। उस दिन मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आए ना मैदान में, अगर उसकी कांग्रेस की बुनियाद है। लेकिन जाति कोई सवाल करने, कोई जातियात पे पहुंचना, इसको कर्जा है फिर मैं अकाउंट देखूंगा। अरे भले तू जा, मेरे घर के सामने अभी 25 करोड़ की मशीनरी खड़ी है, मैंने तो केस किया है इसके ऊपर, मैं वो भी आपको बता दूंगा। केस क्या आपने केस? डेफेमेशन केस किया है मैंने, मेरी जातियात पे कैसे ये पहुंचा, इसके समन, इसके नोटिस घर गई है और समन निकालने जा रहा हूं इसके खिलाफ, ये प्रूफ करे, और इसके वीडियो मेरे पास है, वो कोर्ट में पेश करूंगा। जम्मू कश्मीर की इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी और इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने हुए नुमाइंदे प्यारेलाल शर्मा हमारे साथ है। लगातार हम इनसे बात करते हैं, लेकिन आज खुसूसी मुलाकात होगी और इस खुसूसी मुलाकात में आने वाला जो बजट सेशन है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले मैं प्यारेलाल जी से यह जानना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये मैं जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे इस वक्त आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। कांग्रेस का एक नेता आप पे इल्जाम लगा रहा है कि प्यारेलाल जी जब से जीते हैं तब से इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वापस नहीं आए हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो ये कह रहे हैं कि प्यारेलाल जल्द ही बीजेपी में भी जो ज्वाइन हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्तन फौक्तन आप मेरी आवाज को बढ़ाते हैं। देखिए, कांग्रेस का वो ना लीडर है तो ना वो नेता था, वो अचानक, वो तो आम आदमी पार्टी का लीडर था। ये हो गया कि कांग्रेस ने ये सीट हमेशा 15 साल से जीती थी, 2002 से 2014 तक कांग्रेस ने जीती, और कांग्रेस ने यह दावा किया कि इस सीट पे हम जीतते थे और वो अलायंस में कांग्रेस को मिली। वहां जो मंजा हुआ खिलाड़ी था उसने वो पार्टी छोड़ दी थी, अपनी पार्टी बनाई थी, और उसका ही एक षड्यंत्र था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव निशान प्यारेलाल को अगर मिलेगा तो यहां जमानत जब्त हो जाएगी सारे कैंडिडेट्स की। उसने बहुत बड़ी गेम खेली कि अगर मुझे भी नहीं तो प्यारेलाल को भी मैंडेट नहीं मिलना चाहिए। तो ये उसकी मेहरबानी से कहीं से टपक पड़ा कि मैं ही अब कांग्रेस का नेता हूं यहां, क्योंकि कांग्रेस के पास भी दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था, उनका कांग्रेस की बुनियाद ही नहीं थी। वहां जितना भी वोट अब था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, या मेरा जाती अपना वोट था, लोगों का जो प्यार मेरे साथ था वही वोट था। तो आया तो मैं भी मैदान में कूदा। तो आप देखते हैं 3 मंजे हुए खिलाड़ी या 2 मंजे हुए खिलाड़ी कहीं खाते में थे, ये चौथा कहां से? आप पे साफ तौर पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्यारेलाल जल्द बीजेपी में जाएंगे। अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन की करनी होती तो मैं 2014 का बीजेपी का कैंडिडेट था, जो मुझे बुला रहे थे कि आप आइए आपको मैंडेट देंगे। तब मोदी जी की लहर थी 2014 में, कहीं कहीं निकले उस लहर में जिनको पता भी नहीं था सियासत का। मैं ना कभी बीजेपी में जाऊंगा ना गया हूं। हाँ, ये लोग जो आज बयान देते हैं इनको मैं सबूत करूंगा कि डीडीसी बनने के बाद आपने किस दरवाजे से जाके कश्मीर में सुनील शर्मा के साथ मुलाकात की थी, जब चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा था, डीडीसी चेयरपर्सन का इलेक्शन होने जा रहा था, किसको चेयरमैन बनाना है इसको मैं बता दूंगा। जो ये बोलता रहता है ना, प्यारेलाल बीजेपी में जाएगा, तो इसने चेयरमैन के लिए भी वोट बीजेपी को किया है। अच्छा, हाँ, शेख सफुल्लाह का वोट जो डीडीसी चेयरपर्सन का वोट है वो बीजेपी को गया। बीजेपी को गया। गिने ना कितने वोट आए उनको, वो कहां से आए, किसने दिए? अगर 5 लोग उनके साथ ओपन थे तो छठा वोट कहां से आए? ये कहानियां छोड़े, ये मिला हुआ है चारों तरफ। ये बस फेसबुक पे अपनी सियासत रखना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं लीडर हूं। ये पढ़ा, ये मड़वा वाले बोलते हैं पढ़ा लिखा है। मैंने सोचा कि कहीं पीएचडी तो नहीं की है, चलो डॉक्टर तो लिखेगा पीछे, लेकिन वो भी नहीं है। वैसे इसने मास्टरी की होगी तो मेरी बच्ची ने भी की। यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, ये मुझे अनपढ़ कहता है जिसके खानदान के 4 केएस अफसर है। क्या बात है, पढ़ाई करनी है, मेरी बच्ची आईएएस की तैयारी कर रही। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी बच्ची आईएएस अफसर बनेगी, और बन के रहेगी। 98% मेरी बच्ची आज तक मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक 98% मार्क्स लेके आती। मैंने कभी फेसबुक पे लिखा मेरी बच्ची है। मेरी बड़ी बेटी ने एमबीए किया है, मैंने बोला कभी मेरी बेटी एमबीए करके? मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की है, मैंने कभी बोला मेरा बेटा इंजीनियर? ये पढ़ाई आज तो किसी काम की नहीं है, नौकरियां ही नहीं मिलती है, तो हम पढ़ाई क्यों गिने? यहां सियासत में ज्यादा पढ़ा नहीं लिखा
लिखा नहीं चाहिए, यहां गुड़ा चाहिए। जो जमीन के अंदर अपने गरीबों के साथ जुड़ा होगा उसको लीड। प्यारेलाल इस वक्त जमीन के साथ, गरीबों के साथ जो है वो जुड़े। मेरी जान है गरीब और मैं गरीबों का जान हूं। जिन गरीबों ने 1 महीना भूखा रह के, नंगा रह के, रात दिन पहरा किया कि इस बार हमें प्यारेलाल चाहिए, और लोगों ने पैसे खर्चे इलेक्शन में, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। लोगों का प्यार है, और आज हर बशर इंदरवाल का कहता है, और मैंने आपके माध्यम से भी पहले बोला है कि मैं कभी ना किसी को कहूंगा कि आपने वोट किया नहीं किया। मैं इंदरवाल का एमएलए हूं, इंदरवाल के गरीबों का एमएलए हूं, और जब तक मुझे देखिए, जब तक सरकार है, सरकार का हिस्सा हूं, मैं एमएलए हूं, जितने काम मुझसे हो सकते हैं वो आने वाले 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा कि पिछले 50 साल क्या हुआ था, इन 5 साल में क्या होगा, ये प्रूफ होगा। और एक रिकॉर्डिंग भी जो है वो वायरल की जा रही है। आपने कहीं इलेक्शन से पहले उस शेख जफरुल्लाह के साथ वादा किया है, उस वादे को बार बार जो है वो शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि प्यारेलाल के साथ जो वादा हुआ है, प्यारेलाल ने उस वादे को जो है वो ठुकराया। हकीकत बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता, हकीकत आज बोल दो। मैं बोलना नहीं चाहता। जब इलेक्शन का बिगुल बजने की तैयारी हुई, एक मेरा रिश्तेदार है मीडिया वाला किश्तवाड़ का, उसने शेख जफरुल्लाह के साथ मेरी मीटिंग करवाई डाक बंगले। शेख जफरुल्लाह ने कहा मुझे उस टाइम ये नहीं कहा मैंने कि आपको मिलेगा तो मैं साथ दूंगा। उसने कहा मैं स्टैंड रहूंगा, मुझे 25 से 30 लाख रुपया इलेक्शन खर्चा देना, मैं वोट काटूंगा, मड़वा से वोट काटूंगा। ये मैं हकीकत बोल रहा हूं। अगर वो कुरान करे कि ये बात नहीं हुई है डाक बंगले में, मैं वोट काटूंगा। मैं अगर लास्ट में मुझे ये लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जितना 2-3 हजार वोट मेरे खाते के आएगा, मैं लास्ट पे आपकी तरफ डाइवर्ट करूंगा, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा, आप जीतने चाहिए और सुरुड़ी हारना चाहिए। ये बातें भी शेख जफरुल्लाह ने मेरे साथ की। उसके बाद एक दिन मैंने फोन किया उसको कि मैंने बोला भाई आपका क्या है। उसने कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको मैंडेट देते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मुझे देते हैं आप मुझे करना। क्योंकि मैं श्योर था, शाम के मतलब जिस दिन फार्म भरना उस एक दिन पहले मुझे कहा गया कि आप निकलिए यहां से, आपका मैंडेट क्लियर है, आप जाके लड़िए। इसी ने तो रोला लगवाया सारा कुछ, इसी ने तो विकार रसूल को भेजा, इसी ने तो करा के पास तो गुलाम मोहम्मद सुरूरी वहीं बैठा जब तक मेरा ये क्लियर नहीं हुआ। नहीं, आप मुझे बताओ, अगर सुरूरी इस गेम के पीछे नहीं था तो किसी की हिम्मत थी मेरा मैंडेट नहीं होता। अगर बहनाल में फ्रेंडली लड़ा गया, अगर डोडा में फ्रेंडली लड़ा गया, अगर भद्रवा में फ्रेंडली लड़ा गया, क्या इंद्रवाल में फ्रेंडली नहीं होता? इसके पीछे बहुत बड़े आदमी की साजिश थी, ये तो खाता ही नहीं था। सवाल ये है प्यारेलाल जी, सवाल ये है कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी अपोजिशन में गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब भी हैं, बोंजवा से आपके कीन साहब हैं, शेख जफरुल्लाह ही आपके खिलाफ क्यों बोलता है? शेख जफरुल्लाह को लगता है कि अब मेरा इस इंदरवाल में खाता नहीं रहने वाला है, मैं प्रिक करते रहूं। उसका काम है बोलना, वो बोलिए जो मर्जी करे। मैंने कहा ना, इंदरवाल में अब उसको वोट मिलेगा जो काम करेगा। मैंने लोगों को इलेक्शन में बोला है कि मैं काम करूंगा, मुझे वोट करना, मैं काम नहीं करूंगा, पैसे पे किसी को वोट मत दो, दूसरे को चुनो जो आपको मर्जी है। 50,000 वोट है मेरे छात्रों से लेके केशवान तक। जफरुल्लाह को वोट जो मिला मड़वा वार्ड 1 का, ये अलायंस कैंडिडेट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है मड़वा वार्ड 1। 7 से 8,000 वोट हमारा सॉलिड वोट है जो टूटेगा नहीं, वो वोट इसको मिला। आज मिले ना, आने वाले पंचायती इलेक्शन में उतारे ना पैंच सरपंच कांग्रेस के, मैं भी उतारूंगा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बात आजकल बहुत वायरल भी हो रही है, साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि शेख जफरुल्लाह अगर पंच बनेगा तो मैं मानूंगा। फिलहाल पंचायती इलेक्शन में हिस्सा लेना कांग्रेस इंदरवाल में, कितने पैंच सरपंच निकालते हैं, लेना हिस्सा। वहीं से आपको उस दिन आ जाना, जिस दिन पैंच सरपंचों का रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप आ जाना, कांग्रेस कितने सरपंच ले जाए, तब जवाब दूंगा। इंदरवाल में कांग्रेस अब खत्म हो जाएगी। एक पैंच सरपंच निकालते हैं ना, मैं चैलेंज करता हूं, निकाले ना, मैं बोलता हूं निकालें, उस दिन मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आए ना मैदान में। अगर उसकी कांग्रेस की बुनियाद है मेरे इंदरवाल में, हां, अगर मैं मानूं अब भी सुरूरी साहब के कुछ वर्कर्स हैं, अब भी उसकी लॉबी है, ताकतवर रहा है, वहां का मिनिस्टर रहा है, तो वो अगर चैलेंज करे कि हम मुकाबला लड़ेंगे पैंच सरपंचों में, तो मैं मानूंगा कि मुकाबला है, इसमें कोई दोरा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो पैंच सरपंच उठाए ना, छात्रों में, मड़वा में, वार्ड 1 में, केशवान में, मुगल मैदान में उठाए पैंच सरपंच, निकाले ने 1-2 पैंच सरपंच। मैं बोलूंगा यार अभी तो ये कांग्रेस यहां मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट लेके लीडरी करे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, ये कौन सा अलायंस है? अगर यहां सपोर्ट है कांग्रेस की एनसी सरकार को, भले ही वो मंत्रालय में नहीं है, लेकिन उनका कोई कैंडिडेट हमारी सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकता है?
वो किस पार्टी का है? कांग्रेस को चाहिए उसको पूछना, हाईकमांड को चाहिए इस पे देख लेना कि भाई ये किस पार्टी का है, ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार का एक पार्टनर है, अलायंस का हिस्सा है। हमने सीटें जो 5 जीती है उन्होंने, वो तो अलायंस में जीती है। ये भी तो एक अलायंस का कैंडिडेट था। तमीज चाहिए, पढ़ा लिखा उसको कहते हैं जिसके अंदर तमीज हो, इंसानियत होती है। ठीक है, अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। एक लीडर को अपोजिशन जब तक नहीं होगी, लीडर काम नहीं करेगा। लेकिन साथी कोई सवाल करने, कोई जातियात पे पहुंचना, इसको कर्जा है फिर मैं अकाउंट देखूंगा, अरे भले तू जा, मेरे घर के सामने अभी 25 करोड़ की मशीनरी खड़ी है, गाड़ियां खड़ी हैं, मेरे पास अभी मेरा कार्ड सस्पेंड है, मेरे पास काम नहीं है, गाड़ियां खड़ी हैं। अरे मैं उसको चैलेंज करता हूं, अगर बैंक ऐसे ही लोन देता है फालतू आदमियों को, जाके तो 1 करोड़ रुपए लोन ले, मैं भरूंगा वो लोन। अगर तेरे में वो शख्सियत है, तेरे में वो हिम्मत है कि तुझे लोन देगी बैंक, बैंक ऐसा हवा में लोन देती है, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, काम होते हैं, उस ठेकेदार को। ए क्लास बैंकर हूं मैं पूरे चुनाव वैली में, ए क्लास फर्स्ट नंबर टैक्स पेयर हूं मैं चुनाव वैली का। जाके पूछे, वो जाके पता करे। बकवास करता। अभी भी मेरे पास 50 से 70 करोड़ के काम ऑनगोइंग हैं। जितनी मेरी डिपॉजिटें होंगी उतना मेरा, भाई आपको लिमिट है, कंट्रैक्ट लिमिट होती है, कंट्रैक्ट का बिल आती है, अकाउंट्स में चले जाती है, फिर यूटिलाइज होता है वही पैसा। तो ये तो एक ठेकेदार का एक पार्ट है। आप देखिए ना, जितने भी ठेकेदार हैं, एक भी ठेकेदार को लिमिट के बगैर नहीं चला जाता है। बैंक की तो सपोर्ट होती है एक ठेकेदार को, एक सक्सेसफुल ठेकेदार बनने के लिए। ये है जी, वह है जी। मैंने तो केस किया है इसके ऊपर, मैं वो भी आपको बता दूंगा। केस क्या आपने किया? डेफिमेशन केस किया मैंने, मेरी जातियात पे कैसे ये पहुंचा, इसके समन, इसके नोटिस घर गई है और समन निकालने जा रहा हूं इसके खिलाफ। ये प्रूफ करे, और इसके वीडियो मेरे पास है, वो कोर्ट में पेश करूंगा। ये सिर्फ काम के ऊपर मेरे साथ मेरी उंगली उठा सकता है कि ये एमएलए ने ये काम नहीं किया, ये एमएलए ने यहां गलत काम किया। ये मेरी जातियात पे नहीं पहुंच सकता है। इसको किसने हक दिया है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का? इसको तो मैं कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, आप देखिए आने वाले 5-6 दिन के अंदर। आखिर में ये जानना चाहूंगा, 3 मार्च से बजट सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। इंद्रपाल के लोगों के लिए इस बजट सेशन में क्या खास होने जा रहा है? देखिए, होने को तो बड़ा कुछ होने जा रहा है। 43 करोड़ का तो हमने अपना प्लान दे दिया है। हाँ, 43 करोड़ का मेरा प्लान जो है, जैसे वो वेट होता है, जिसकी मीटिंग सीएम साहब ने भी ले ली, वेट होता है, अभी पब्लिश उसको नहीं किया मैंने, क्योंकि कहीं ऐसी चीजें हैं कि अगर सैंक्शन ना हो, उसमें से कोई स्कीम ड्रॉप हो, तो उन लोगों को थोड़ी ठेस पहुंचेगी कि पहले कहा ये काम आपका है, ऐसा नहीं आया। जैसे ही मेरा प्लान सैंक्शन होता, आपके सामने आ जाएगा कि मैंने इंद्रवाल के लिए क्या क्या प्लान रखे हैं। रेजोल्यूशन भी कोई आने वाली है इस सेशन में? रेजोल्यूशन तो आएगी। क्या होगा इस रेजोल्यूशन में? देखिए, रेजोल्यूशन लाना मेरा काम है, पास होना वो तो असेंबली का काम है, लेकिन मैंने कोई गलत रेजोल्यूशन नहीं लाया होगा। सबसे पहला मेरा रेजोल्यूशन है इसमें कि चिनाब वैली को में 5 पावर प्रोजेक्ट हैं, हमें वहां से फ्री बिजली चाहिए। ये रेजोल्यूशन मैंने असेंबली में लाया है। पास होना ना होना वो मुकद्दर के खेल है, मैंने लाया है, और मैंने हर एमएलए को कहा है कि इसमें मेरी मदद कीजिए। आप देखिए कि देखो, यही बिजली हमारी चिनाब वैली से जाके दिल्ली भी जाती है, तो केजरीवाल ने फ्री दिया ना। यही बिजली पंजाब में भी जाती है, तो पंजाब में फ्री दी ना। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम चिनाब वैली के लिए तो दें। गर्दा हम खाएं, जमीन हमारी जाए, कैंसर पेशेंट हमारे लोग बने, चेस्ट इन्फेक्शन हमारे लोगों को हो जाए गर्दे से, एनवायरनमेंट हमारी खत्म हो जाए, तो हमें बिजली का भी फायदा नहीं। ज्यादा नहीं तो मैं सरकार से ये डिमांड करता हूं, अपनी सरकार से, जो सीएसआर का पैसा आता है प्रोजेक्ट में, वो जाया होता है, हमें उतनी बिजली दे, जितने हर प्रोजेक्ट का पैसा आता है। हर प्रोजेक्ट का 2 करोड़ रुपए साल का होता है, यानी इवन के 10 करोड़ रुपया कम से कम, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं 10 करोड़ साल का होता है। सीएसआर का पैसा 2% प्रोजेक्ट कास्ट का होता है। वो डेवलपमेंट वर्क पे, जैसे अच्छा अस्पताल, अच्छे स्कूल, बताइए ना कहां बनाए, कहां बनाए एनएचपीसी ने? दिखाएं हमें, कौन सा बहुत बड़ा अस्पताल बनाए, कौन सा बहुत बड़ा ऐसा स्कूल बनाए, कौन सा बड़ा ऐसा कॉलेज बनाया, कौन सी ऐसी रोड बनाई उस पैसे में? ये मिसयूज हो जाता है, हमें नहीं चाहिए वो, हमें उतनी की बिजली फ्री देगी। ये तो मैंने लाया, एक तो वो लाया है मैंने, एक तो मैंने ये लाया है कि जो हमारे लैंड ओनर हैं, जिन्होंने लैंड दी है, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए, कहीं भी हेल्थ के लिए दी, एजुकेशन के लिए दी, पीएचई के लिए दी, आरडीडी डिपार्टमेंट को दी, उन लोगों के पास तो उतनी लैंड, कम से कम उनका तो एक सदस्य घर से वहां 4th क्लास ही लगना चाहिए। ये रेजोल्यूशन भी मैंने लाया, और मैंने ये एक रेजोल्यूशन लाया है कि आज जो पीएम जैसे 4th आया है,
पीएम जैसे थर्ड तक कंपनसेशन दिया जाता था, तो लोग लैंड देते थे। हमारे लोगों के पास एक कनाल लैंड है, तो मैंने रेजोल्यूशन लाया कि पीएम जैसे फोर्थ में भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, ताकि जितने भी ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएंगे, जितनी भी डीपीआर सैंक्शन हो जाएंगी पीएम जसोई में, उतनी तब कामयाब होंगी, उतने काम तब हो सकते हैं जब हम लोगों को कंपनसेशन देंगे। तो ये चीजें लाई। बाकी जो सवाल पूछे होंगे वो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, वो असेंबली में पता चल